हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका 22 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाला है। 22 फरवरी को सेम 100% ऐसे ही पेपर आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। इस मॉडल पेपर को पूरा हम आपको हल करके बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे आएगा, पेपर को पैटर्न क्या रहेगा और कैसे आपको हल करना है, प्रश्नों को कैसे आंसर देना है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। समय जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे जो पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड का और खंड खा। ये दोनों प्रश्न में इसमें क्या है, दोनों का उत्तर जो देना है आवश्यक है, यानी प्रश्नों का आंसर देना आवश्यक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड का से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं खंड का से है 100 नंबर का पूर्णांक है, क्योंकि ये क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है हिंदी का, क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हिंदी गद्य साहित्य के जो जनक माने जाते हैं प्यारे स्टूडेंट, वो भारतेंदु हरीशचंद्र माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु, यानी वी आपका सही विकल्प है। ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन होते हैं देखिए ज़्यादा ना हार्ड आता है ना ज़्यादा नॉर्मल आता है, मीडियम में आता है, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर देना सीखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्या है, तैयार करना होगा। उसके बाद में देखिए और भी हमने मॉडल पेपर का मैं तैयारी करा रहा हूँ, और भी मॉडल पेपर को हमने हल करा दिया है। काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था इस वीडियो के लिए, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए ही है। उसके बाद में देखिए दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं, यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है इसके जो निबंधकार कौन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। बुक में इसका आंसर यही दिखा रहा था। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है और इसको यदि आप सॉल्व कर देंगे तो 95% जो आपका टारगेट है हिंदी में 95% का, वो आप अचीव कर पाएंगे। बस हिंदी का मॉडल पेपर आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में देखिए तीसरा, मैला आंचल रचना है। जो आपका मैला आंचल है ये रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, फणीश्वर नाथ की, या आगे की, या सरदार पूर्ण सिंह की। तो इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल रचना है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी जो कॉपी की शुरुआत होगी, यानी हिंदी की जो कॉपी की शुरुआत होगी आप यहीं से देख सकते हैं। हिंदी की जो आपकी शुरुआत होगी वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से होगी, फिर सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। चौथा है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, और है यहाँ पर देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अस्क। तो जो एकांकी सम्राट माने जाते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, किसको कहा जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांकी के सम्राट कहा जाता है। 1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हल करते रहिए। 5वां प्रश्न देखिए क्या है बहुविकल्पीय का, ये और वे किस विधा की रचना है? यानी जो ये और वे विधा है हिंदी का, ये किस विधा की रचना है? यहाँ पर देखिए जीवनी, कहानी, संस्मरण या उपन्यास। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संस्मरण हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने अब यहाँ तक जो है गद्य का क्या है, हमने अभी तक जो है गद्य का हमने 5 प्रश्नों को बता दिया, क्योंकि गद्य का आपका 5 ही प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ से जो 6 नंबर से स्टार्ट होगा ये हमारा पद्य का प्रश्न होगा, यानी 5 गद्य का 5 पद्य का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर देखिए, अमीर खुसरो कवि है, यानी किस काल के कवि है ये आपको बताना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो अमीर खुसरो जो कवि है स्टूडेंट, हमने काफ़ी बार अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में बताया है, आदिकाल के कवि है ये अमीर खुसरो जी। 7वां नंबर है, महावी क्या है, यहाँ पर महादेवी की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा जी हैं जो इनकी रचना कौन सी है? तो इनमें से आपका नीरजा हो जाएगा राइट आंसर। महादेवी वर्मा की रचना यही है। 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने से ये तरीका रहता है कि 30 से 40 नंबर क्या है हमारा मॉडल पेपर से कंप्लीट हो जाता है, जब हम मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करते हैं। बाकी को जो हम याद करे होते हैं क्वेश्चंस वो तो आता ही है और उसको हम लिख देते हैं। हिंदी क्या है, हिंदी आपको ना ज़्यादा ईजी लगेगा ना ज़्यादा हार्ड लगेगा, मीडियम लगेगा, लेकिन इसका आंसर आप पूरे को कंप्लीट करके आएंगे। 35 नंबर क्या है आपका जो स्टूडेंट होता है, 35 नंबर हर साल का जो 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमने हर एक वीडियोज में बता रखा हूँ जो हिंदी के है। 8वां है
यशोधरा की रचना है किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु। तो इनमें से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मैथिली शरण गुप्त जी की यशोधरा रचना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 9 नंबर देखिए, कश्मीर क्या है? कश्मीर सुषमा। कश्मीर जो सुषमा है इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन या और है मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का कौन से हो जाएंगे? कुष्मा क्या है? कश्मीर सुषमा के रचयिता है, तो इनमें से आपका जो 9 नंबर है इनमें से डी हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 10 नंबर है, निम्नांकित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सारे शायद महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का, कामायनी जयशंकर प्रसाद का, प्रिय प्रवास भी है और वैदेही वनवास भी है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 10 का, जो यहाँ पर प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है, तो 10 का भी आपका प्रिय प्रवास हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ये साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है? सामान्य हिंदी का होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साहित्यिक स्टूडेंट वाले हैं, यानी साहित्यिक साइड यानी आर्ट साइड वाले हैं, उनके लिए मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा उचित है। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश पर आधारित, यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये 5 प्रश्न है। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 5 प्रश्न है तो 5 दूनी 10 नंबर आपका, यानी 10 नंबर का एक गद्यांश होगा। 2 गद्यांश दिए जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, अथवा लगकर, यानी 2 गद्यांश आपके दिए जाएंगे। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो कि भैया आप इसको कल ले जाएंगे, 10 नंबर हमारा कंप्लीट है। देखिए कैसे आपको मिलेगा। यहाँ पर जो 2 प्रश्न होता है, जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ हिंदी के, ये कंपलसरी होता है, चाहे वो आपका क्या है संस्कृत का गद्यांश हो या हिंदी का गद्यांश हो। क्या है? उपयुक्त पाठ, क्या है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ हो, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो ये रेखा खींची हुई जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक, इसकी क्या करनी है? हमें व्याख्या करनी है। बाकी के जो आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी जो 3 प्रश्न होगा वो इसी गद्यांश से रिलेटेड होगा, यानी इसी गद्यांश से आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए जैसे कि हमें गद्यांश का, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमें पता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो जो ये आपका गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किसके? राष्ट्र के स्वरूप। इसके जो लेखक है कौन है? आपको पता ही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जो इसके राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को क्या है? प्रकट करते हैं। मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में क्या है? साकार होता है। जो आनंद भाव है विविध रूप में क्या है? साकार होता है। यही तक आप इसका क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी इसका मीनिंग आपको बताना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग होता क्या है। समझ में आ गया। तो ये आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप अथवा वाला कर सकते हैं, जैसा कि अब हमें ये वाला पसंद आ चुका है। तो दोनों में आपको कंपलसरी है क्या? यहाँ पर भी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पद क्या है? जो ये आपका गद्यांश है इसके पाठ और लेखक का नाम। तो ये आपका निंदा रस से है। काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उनके लिए एक ट्रिक भी बताना चाहता हूँ। ट्रिक क्या है आपके लिए कि आप पूरा गद्यांश को पढ़िए। देखिए आपको नहीं आता है कि मैं इस चैप्टर का मैं नहीं पता है, तो जब आप पढ़े रहेंगे पूरे गद्यांश को, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कीवर्ड मिलता है, जैसे कि यहाँ पर साहित्य लग गया, साहित्य का हो गया। उसके बाद में संस्कृति, तो ये जो राष्ट्र के स्वरूप है, फिर ये देखिए राष्ट्रीय जन, तो ये सारी जो चीज़ें कि हमें क्या की पॉइंट दिए जाते हैं, ये हमें कीवर्ड दिए जाते हैं कि इस चैप्टर से लिया गया। जैसे यहाँ पर निंदा रस दिया हुआ है, तो चैप्टर का नाम निंदा रस आपको पता ही होगा किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। तो ये हमारा 2 नंबर जो है बहुत ही ईजिली कन्फर्म हो गया। 2 नंबर हमारा कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। गद्यांश को कैसे हल करना है हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बना रखा है, जाकर आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए वो हमारा जो 2 प्रश्न था, इसमें 3 प्रश्न है हमारा जो नीचे अथवा वाला है, इसमें भी आप कर लीजिएगा। जैसे कि ये आपका जो 3 प्रश्न है वो गद्यांश से जुड़े होंगे। 2 प्रश्न आपका कंपलसरी रहेगा, ये आपके गद्यांश और पद्यांश में दोनों पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या है? पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो पद्यांश वो हमारा गद्यांश था, यहाँ पर भी वही देना है 10 नंबर का। यहाँ पर भी हमारा पद्यांश पूछा जाता है, अथवा इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी दोनों में से जो भी आपको आता हो वो कर दीजिए भैया, और अपना 10 नंबर लेकर चली जाइए। यानी 10 नंबर आपको कॉपी में मिल जाएगा।
यहाँ पर देखिए जैसा कि हमारा फर्स्ट वाला है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हारा, क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हारा गेह में जो पड़ा हो, तो क्या है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं दोना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मल्ला हो तो कमल पग को चूमना चाहती है। तो यानी जो ये पद्यांश है, दोनों पद्यांश पूछा जाता है। एक ये है पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, तो इनके आपको क्या है उपयुक्त के पद्यांश के पाठ हो, क्या है शीर्षक और यहाँ पर कवि होंगे वो वहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि वो आपका गद्यांश है, ये आपका भैया क्या है पद्यांश है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो ये आपका जो है भैया किसके लिया गया है, ये पवन दूतिका से लिया गया है, पवन दूतिका। इसके कवि कौन है, कमेंट में जल्दी से आप बता दीजिए, आपको पता है। तो देखिए पवन दूतिका, इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी इसके कवि हैं, यानी ये जो पद्यांश लिया गया है, समझ में आ गया। उसके बाद में जो हमारा अथवा वाला है, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन आज कज्जल, अश्रुओं में रिमझिला ले ये घिरा घन, क्या घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे हो पलक रूख, अर्ध चितवन में, अर्ध क्या है, अर्ध चितवन में यहाँ सत विदतों में दीप खिला। तो ये जो आपका पद्यांश लिया गया है, ये लिया गया है किससे, गीत 2 से, गीत 2 से। अब इसके भी कवि को आपको नाम बता देना है, कवि का नाम आप हमें कमेंट में बता दीजिए, आपको आता है तो फिलहाल जो इसके कवि हो जाएंगे स्टूडेंट, कौन हो जाएगा, इसके कवि हो जाएंगे कौन, महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी गीत 2 के कवि हैं, यानी इसका भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी कंपलसरी है भैया, जैसा कि हमने गद्यांश में बताया था। यहाँ पर आपका रेखा खींचा हुआ है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये खींचा हुआ है। फिर सेम इसी में भी यही तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा हुआ है कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला। इसका आपको हिंदी पर क्या है, पूरा रेखांकित अंश की यानी हिंदी में मीनिंग आपको निकाल कर बताना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग होता क्या है। दोनों में भी हमने गद्यांश और पद्यांश को कैसे बोर्ड एग्जाम में हल करना है, कॉपी में कैसे लिखना, हमने ऑलरेडी बता रखा हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा हिंदी का प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमारे चैनल पर आप जाइएगा, आपको एक सेक्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर हमने जब अभी तक जो भी तैयारी कराई है A to Z आपको वीडियोज मिल जाएंगी, जाकर आप चेकआउट करेंगे और इससे जुड़े सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो हिंदी से जुड़े होंगे। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 5वां, सेम ऐसा ही पूरा क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। पेपर पैटर्न भी सेम ऐसे इसी तरीके से होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में सारी चीज़ें इसी तरीके से रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी है, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि वो जानकारी क्या है। समझ में आ गया। क्लास 12 साहित्यिक हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देखिए 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में देना है भैया। इसका जो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, यानी 5 नंबर का एक आपका जीवन परिचय होता है। मैं दिखा दूं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेखक का पूछा जा रहा है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम जो शब्द सीमा है कितना पूछा गया है, 80 शब्दों में। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका तो हर साल जीवन परिचय आता ही आता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका यदि आप जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है इन चारों में से आपका एक ना एक आएगा, क्या है, और आपको जो 5 नंबर है वो दिलाकर जाएगा। यानी आपका गद्यांश जो आपका लेखक और कवि में है 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर आपको जीवन परिचय का, 2 नंबर आपको रचनाएं का, यानी टोटल 5 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। किसमें, जीवन परिचय से जुड़े। कैसे जीवन परिचय लिखना है, और इन चारों का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, तरीका क्या है लिखने का, सारी चीज़ों को हमने अपने वीडियोज में कवर किया हुआ है, जाकर आप जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या है उल्लेख कीजिए। वो हमारा लेखक का था, ये क्या है कवि का है। यहाँ पर भी वही सारा सेम शेड्यूल है, 80 शब्दों में देना है। 5 नंबर आपका जीवन परिचय का होगा कवि का। अब कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये 4 जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। इनमें से मैं गारंटी लेता हूँ चारों को तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है, समझ लीजिए कि हमारे पास ही रखा है, तो तैयार कर लीजिएगा जरूर। अब देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। देखिए
6 नंबर हमारा प्रश्न आ गया है, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। यानी जो कर्मनाशा हार की कहानी के बारे में जो कथा वस्तु, इसके बारे में लिखना है। अथवा दिया हुआ है, जैसे आप बहादुर का भी कर सकते हैं। यानी जो बहादुर नेपाल का रहने वाला एक लड़का है जो कि अपने माँ के कटु व्यवहार से क्या है, परेशान होकर वो भाग जाता है, यानी सिटी के इलाकों में चला जाता है। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में आंसर देना है। कैसे लिखना है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। शब्द सीमा वही है जीवन परिचय की तरह 80 शब्दों में। 5 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब जैसे कि आपको मान लीजिए कि कर्मनाशा की हार और बहादुर नहीं आता, तब भैया आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, तब आप ये बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र, बहादुर की कहानी प्रमुख पात्र कौन है भैया, बहादुर ही है। पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, गोधन है, याद रखिएगा गोधन है। तो इसके जो प्रमुख पात्र के चारित्रिक विशेषताएं, यानी इसकी विशेषताएं क्या है भैया, दोनों की विशेषताओं पर जैसा कि आपको पंचलाइट का आता है तो 5 नंबर फिक्स है स्टूडेंट। और ये मैं गारंटी लेता हूँ ये हर साल आने वाला टॉपिक है। आप पिछले साल का भी मॉडल पेपर या पिछले साल का 2023 का पेपर उठाकर देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये हर साल पूछे जाने वाला, लगातार पूछे जाने वाला टॉपिक है। तैयार कर लेंगे तो इनमें से 5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 7वां, देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वही शब्द सीमा है 80 शब्दों में। 5 नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यानी 10 नंबर आपका जो कहानी और खंड काव्य है इसमें पक्का है, कोई भी नहीं काट सकता। अब देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या चलता है स्टूडेंट, इसको भी दिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर जैसे चलता क्या है। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से चलता है, अलग अलग तरीकों का वो होता है खंड काव्य। जैसे हमारे यहाँ पर त्यागपथी चलता है स्टूडेंट, ये देखिए हमारे यहाँ पर क्या चलता है, त्यागपथी चलता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चलता है आप बताइएगा, हम उस पर वीडियो ऑलरेडी बना देंगे। और ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, जैसे आपका मुक्तियज्ञ हो गया, त्यागपथी हो गया, इस पर हमने, और रस्मरथी पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और भी आपके कोई टॉपिक है इसमें यानी खंड काव्य में तो आप क्या कमेंट करेंगे, हम ऑलरेडी वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्वपठित खंड काव्य, उसके बाद में जो हमारा क्या है स्वपठित खंड काव्य के जो हमारा मुक्तियज्ञ है, इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर है, काफ़ी अथवा अथवा लगा है जैसा कि आप देख सकते हैं, या करके लिया हुआ है। जो आपको आता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो उसको लिख लीजिए। स्वपठित खंड काव्य आपका तैयार है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने जो 50 नंबर कंप्लीट कर लिया हूँ। समझ में आ गया। 50 नंबर हमारा यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया। 50 नंबर हमारा रखा है, बस आप इतना तैयार कर लीजिए। खंड कितना है, खंड का है। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए हमारा खंड खा आ चुका है। खंड खान से हमारा क्या सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। खंड खा से हमारा 50 नंबर का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है, हिंदी व्याकरण। समझ में आ गया स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण के सारे क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में देखिए, 8 का है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। यही सारे मिस्टेक आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं पेपर को कहता हूँ 15 मिनट आप पढ़िए। पेपर को जब आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को जब आप एनालिसिस करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्या है माइंड में फ्रेश हो जाएगी। और माइंड में क्या है, जब आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है, तब आप कोई गलती नहीं करेंगे। और वहीं पर आपको क्या है 95% लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी निम्नलिखित संदर्भ गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में क्या है अनुवाद करना है आपको। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का है। जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया, शुरुआती में जो हमने गद्यांश और पद्यांश बताए थे आपका, उसमें 10-10 नंबर का होता था, यहाँ पर आपका 7-7 नंबर का होगा। फर्क बस इतना है, वहाँ पर 5 प्रश्न होता था, यहाँ पर आपका सिर्फ 2 ही प्रश्न होगा। और 2 ही प्रश्न यहाँ पर कमाल के हैं। देखिए संस्कृत गद्यांश में आपका क्या है संदर्भ, जैसा कि वहाँ पर क्या होता था उपयुक्त के पाठ और लेखक का नाम बताना था, कवि का नाम। यहाँ पर आपको संदर्भ में भी यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम बताना है। जैसा कि भैया ये किस चैप्टर से लिया गया, यानी जो आपका संस्कृत का गद्यांश है ये चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया ये आपको बताना है। यहाँ पर भी आपको अथवा देखने को मिल जाएगा। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। यहाँ पर हमें संदर्भ देना है और हिंदी में, यानी इसका पूरा जो ये हमारा है इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना कि इसका हिंदी में मीनिंग एक्चुअली होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा। 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा, 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए। तो टोटल आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि मैं बता दूं, ये जो आपका गद्यांश संस्कृत का किस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर का नाम है आपका भोजस्युदार्यम। क्या नाम है, भोजस्युदार्यम।
देखिए सही से लिखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए भोजस्सुदारिम, ये जो आपका ये संस्कृत का गद्यांश है। ये जो नीचे वाला गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया, ये आपका महर्षि देखिए महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद, ये आपका जो है संस्कृत का गद्यांश लिया गया। तो अथवा लगा दोनों में से जो भी आपको आता हो, जिसको आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, वो आप लगा लीजिएगा। 7 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। कैसे आपको संस्कृत का गद्यांश हल करना है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताया जिससे आपको 7 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। समझ में आ गया। अथवा लक्का लगा, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में, वो हमारा का था, ये हमारा खा है। देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का क्या है, ये पद्यांश कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए, श्लोक और पद्यांश दोनों एक ही है। देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का क्या है, 7 संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी 7 संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर इसमें भी आपको दिए जाएंगे। जैसे कि वहां पर गद्यांश और पद्यांश था, तो ये पद्यांश है संस्कृत का। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी दिए हुए हैं, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए यहाँ पर भी आपको 2 देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अथवा लगा है ना, ये 2 दिए हुए हैं। सेम यहाँ पर भी वही संदर्भ आपको, यानी संदर्भ लिखना है इस पद्यांश का, और हिंदी में क्या है अनुवाद करना है, यानी इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। ये जो आपका लिया गया है, ये आपका जो पद्यांश लिया गया है, मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि तैयार कर लेंगे तो गारंटी है 100% आएगा। ये जो चैप्टर का नाम है ऋतु, क्या ऋतुवर्णनम, क्या नाम है आपका, ऋतुवर्णनम, वर्णनम के किस चैप्टर से, ऋतुवर्णनम के भाग से, जो आपका है हेमंत भाग से लिया गया है। याद रखिएगा साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट के लिए ऋतुवर्णनम हेमंत से, ये नया हमारा ऐड हुआ है 2024 के न्यू सिलेबस के हिसाब से, ये हमारा नया ऐड हुआ है। और ये जो अब आ रहा है सुभाषित रत्नान, चैप्टर का जो नाम है, और मेरी गारंटी स्टूडेंट यदि आप सुभाषित रत्नान के पूरे पद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी मैं लेता हूँ स्टूडेंट। सारे को यदि आप तैयार कर लेते हैं, सुभाषित रत्नान एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल आपका पद्यांश पूछा जाता है। तैयार कर लीजिएगा, 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है। बता दिया क्या क्या आपको करना है, कैसे हल करना है। इस वीडियो में बताए गए जितनी भी जानकारी है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपको हमारा हिंदी का प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना है। सारी चीज़ों का डाउट आपका वहीं पर मैं क्लियर कर दूंगा। क्या है, सारे डाउट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी स्टूडेंट। तैयारी कैसे करनी, सारा हमने शेड्यूल बना रखा है, बहुत ही आसान तरीका बताया जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाएंगी। क्या है, एक प्रकार से सारी टॉपिक आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 9th नंबर, देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इसका आपको उत्तर क्या है संस्कृत में देना है। यहाँ पर देखिए हमें किसी 2 ही का करना है, 4 दिए हुए हैं। अब जैसे कि हमें कौन सा करना है भैया, जैसे कि हमें ये वाला करना है, क्या है ये वाला, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, भोज। जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि भोज कालिदासा की पुष्कार ददो, तो यहाँ पर देखिए भोज कालिदासा पूरा हम लिख देते हैं, कालिदासाय, कालिदासाय। उसके बाद में क्या है, प्रत्यक्षर, प्रत्यक्षर, ये देखिए प्रत्यक्षर लक्ष्य, प्रत्यक्षर लक्ष्य ददो। समझ में आ गया। ये वाला हमने 1 कर दिया, तो हमारा 2 नंबर यहाँ पर फिक्स है स्टूडेंट, यानी इसका संस्कृत में आपको आंसर बताना है। अब यही फिर ये वाला है वर्षा वाला, इसका भी हम आंसर आपको लिखकर दिखा देते हैं। देखिए वर्षतो, वर्षतो क्या है, वर्षतो गगन, वर्षतो गगन, अंधकारपूर्ण चा भवति, चा भवति, यानी वर्षतो गगन धन क्या है, धनोपगूढ़म अंधकारपूर्ण चा भवति, यानी इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। 2 ही करना है, जैसे जितना पूछा गया उतना ही कर दीजिए, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यानी 4 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। 4 नंबर आपका कन्फर्म है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, श्रृंगार रस अथवा हास रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए भैया श्रृंगार रस का हास भाई क्या है, श्रृंगार रस का रति है, श्रृंगार का हास भाव जैसा कि रत है, हास रस का तो हास ही है, ये देखिए
हास स्थायी भाव। उसके बाद में क्या इसका परिभाषा यानी परिभाषा देना कि भैया श्रृंगार रस का, हास रस का, यानी दोनों में से किसी एक का ही देना है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, 2 नंबर आपका कंफर्म है। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, यानी यमक का कर लीजिए या रूपक का कर लीजिए। क्या है, लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए, यानी परिभाषा के साथ में लक्षण और उदाहरण बताना है। 2 नंबर इसमें भी आपका कंफर्म है। सोरठा अथवा रोला छंद का क्या है, उदाहरण लिखिए। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया है। कैसे बोर्ड की कॉपी में लिखना है और एज इट इज कॉपी में कैसे लिखना है, यानी हमने तरीका भी बताया हूँ। बहुत ही आसान तरीका जिससे 6 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। रस छंद अलंकार में इस पर भी वीडियो बना दिखा हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे जैसा कि मैंने बताया था, और ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? आपको अच्छे मार्क्स लाना है हिंदी में। एक हिंदी ही ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है आप मनचाहा मार्क्स ला सकते हैं। क्या है, मनचाहा मार्क्स ला सकते हैं। हिंदी क्या है, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, बस आपको संस्कृत में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। संस्कृत में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको नॉर्मली एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि आपने हाई स्कूल का पेपर दे रखा है तो आपको सारी चीज़ें पता है कि पेपर किस तरह से आता है, पेपर में क्या क्या होता है आप जानते ही होंगे। अब देखिए हमारा प्रश्नोत्तर 11 आ चुका है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, यानी किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या आपको निबंध लिखना है। देखिए 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है। इनमें से किसी एक पर करना चाहे आप जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या है मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद पर, आतंकवाद कारण और निवारण, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, भारतीय किसान की समस्या और समाधान, और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये 6 निबंध मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 9 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। 6 में से मैं गारंटी लेता हूँ 6 को आप तैयार कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, 6 को आप तैयार कर लेते हैं, 9 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता। मैं 101% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। 6 को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्या पूछा गया है। 12 का क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न है कि राम क्या है, राम सचलत का संध विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है, ये आपको बताना है, आंसर बताइए। तो राम सच क्या है, राम सचलत का संध विच्छेद क्या होगा, ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा आएगा। 3 आपका संध विच्छेद होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। राम प्लस चलत हो जाएगा राम सचलत का सही संध विच्छेद। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, और भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दूसरा हमारा पूछा गया है, नैनम का संध विच्छेद होगा। जो नैनम है इसका संध विच्छेद क्या होगा। 3 हमारा संध विच्छेद पूछा था 1-1 नंबर का, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। न धन अनम क्या है, न धन अनम हो जाएगा नैनम का सही संध विच्छेद। उसके बाद में तीसरा है हरिश्चंद्र में संध विच्छेद क्या होगा। ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा संध विच्छेद मिल जाएगा। जो क्वेश्चन बैंक वाला तैयार कर लीजिएगा उसी से आएगा, बाहर कुछ से भी नहीं आएगा, क्वेश्चन बैंक वाला ही पूरा तैयार कर लेते हैं। 3 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। तो हरिश्चंद्र में संध विच्छेद क्या है, कौन सा संध होगा, स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो जो आपका इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा राइट आंसर, यानी तीसरे का बी आपका करेक्ट आंसर है। 1 नंबर ये भी फिक्स। अब हमारा जो कि साहित्यिक हिंदी में आ जाता है खा नंबर का पहला प्रश्न, अधिहर में कौन सा समास है। समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव। ये 2 प्रश्न आपका समास से पूछा जाता है। तो इनमें से जो अधिहरी में जो समास है वो आपका कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। समझ में आ गया? नीलश्व में समास कौन सा है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा गया है, अव्ययभाव, कर्मधारण, द्विगु या द्वंद्व समास। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा आपका समास हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का बी क्या है, कर्मधारण समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर नीलश्व में। समझ में आ गया? ये भी हमारा 2 नंबर कंफर्म हो गया। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, उकुत्वा शब्द में प्रत्यय होगा। जो उकुत्वा शब्द है इसमें प्रत्यय क्या हो जाए, कत्वा, अनियर, मतुपिया, त्वा। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। तो उकुत्वा शब्द में जो आपका प्रत्यय होगा कौन सा होगा स्टूडेंट, बताइए। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यय का ए हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो स्टूडेंट हमने बताया था एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, मैं आगे बताते हूँ, इसी में है आपका जानकारी। ये भी 1 नंबर का है। बुद्धिमान में प्रत्यय कौन सा है, अनियर है, मतुप है, कत्वा है, त्वा है। तो दूसरे का जो आपका सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका बी हो जाएगा, मतुप हो जाएगा बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा 2 प्रत्यय, 2 समास और 3 संधि विच्छेद कंप्लीट हो चुका है। खा नंबर में देखिए
रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर क्या है विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखे। किसी एक का करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर आपको दिया जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट हम ये वाला कर देते हैं, क्या है ये ग्राम परिता उदानम से अस्ति, तो इसका एक क्या है ये विभक्ति में आपको बता देता हूँ। इसका विभक्त हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, और इसका जो सूत्र या नियम है क्या है अभिता परिता समया हा, क्या अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी, ये इसका नियम है। द्वितीय क्या है विभक्ति है। प्रकृति साधु इसका मैं कर देता हूं, प्रकृति साधु यानी इसका क्या हो जाएगा प्रकृति के साधु, प्रकृति के साधु। नियम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नियम भी मैं बता देता हूं। नियम आपका हो जाएगा ये देखिए साध कथम, साध कथम करणम, ये आपका नियम हो जाएगा। जो इसका विभक्ति है यानी ये जो दूसरे प्रश्न है क्या है तृतीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति। समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको कर लीजिएगा। 2 नंबर आपका इतना में फिक्स है। गारंटी कैसे विभक्ति परिचय या इससे संबंधित नियम को लिखना हमने बता रखा हूँ ऑलरेडी, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। देखिए जो हमारा नया और इम्पॉर्टेंट जानकारी है 2024 के न्यू सिलेबस के हिसाब से हमारा ये नया टॉपिक ऐड हो चुका है, क्या है पत्र लेखन। पहले ये सामान्य हिंदी में होता था, अब ये आपका साहित्यिक हिंदी में भी पूछा जा चुका है पत्र लेखन। तो 14 नंबर प्रश्न हमारा आखिरी कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना है तो ऋण प्राप्ति, यानी किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये 8 नंबर का है, सामान्य हिंदी में 6 नंबर का पूछा जाता है। अथवा लगा, जैसा कि आप भैया ऊपर वाला नहीं जानते तो आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ये भी 8 नंबर का है, तो यानी किसी एक को करना है। 8 नंबर आपका कंफर्म है। और ये हमारा नया जानकारी जैसा कि हमने शुरुआती में बता दिया था 2024 के न्यू सिलेबस के हिसाब से काफ़ी टॉपिक आपके हट चुके हैं, काफ़ी ऐड हुए हैं नए नए। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट जो हमारा हिंदी का पूरा मॉडल पेपर था हमने सोल्यूशन कर दिया है। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, आधे घंटे का लगभग वीडियो बन गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने जानकारी आपको बताई है। जो इसी तरीके से बताई है इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको 2024 यानी 22 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको देखा जाएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिएगा।